अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरा ना इस वक्त तहरीक इंसाफ पर बड़ा सादिर आता है, जिसके बेशतर रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को अब सियासी गलती करार दे रहे हैं। बल्ले का निशान छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ ने पहले अपने अरकान को PTI नजरियाती के निशान बल्लेबाज पर टिकट जमा करवाने का हुक्म दिया, लेकिन बल्लेबाज जब खुद ही मैदान छोड़कर चलता बना तो फिर कुरैफाल निकला मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के नाम। लेकिन आखिरकार हतमी बात जाकर रुकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के स्टॉप पर। लेकिन इस इत्तेहाद के साथ ही मखसूस नशिस्तों का आसरा जाता रहा और अब PTI के मरकजी रहनुमाओं को याद आ रहा है कि यह फैसला तो गलती थी, लेकिन ये गलती किसने की, कैसे हुई, कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन इसी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अब भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इत्तेहाद के फैसले को बेहतरीन करार देते हुए इसका दिफा कर रहे हैं। बानी चेयरमैन भी इस फैसले को दुरुस्त करार दे रहे हैं। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे उस हालात के मुनासिबत से और हम उस पर अभी भी कायम हैं। अब इससे नाज़रीन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी टूट फूट का अंदरूनी खलफशार का शिकार है और इस खलफशार को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने भी अच्छी तरह से महसूस कर लिया है। तभी तो पहले उनकी PTI को कमेटी में सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत और तलखी की खबरें आईं। फिर उनके ट्वीट ने इस बात पर तस्दीक मोहर सब्त कर दी, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मशवरा दिया था कि वो अपने मामलात पार्टी के अंदर ही हल करें, वरना इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने के लिए वो कुछ है कि लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हामिद रजा साहब के पास बताने के लिए क्या कुछ है, ये तो प्रोग्राम में आगे चलकर उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ के बिगड़ते हुए तेवर की बात भी हो जाए जरा। बल्ले का निशान हाथ से जाने और फिर अदालतों और इलेक्शन कमीशन से उसकी वापसी की कोई सूरत मुस्तकबिल करीब में तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आने की तैयारी कर ली है। कल ही असद कैसर साहब फरमा रहे थे कि अदालतों और इलेक्शन में सुनवाई न हुई तो फिर सड़कों पर आएंगे। अब असद कैसर साहब ने तो एहतजाज की बात की, लेकिन PTI सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन तो उनसे कई हाथ आगे निकलने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। आज रोजनामा जंग में लिखे गए अपने कॉलम में रऊफ हसन ने आने वाले दिनों में पुरतशद्दुद अवामी मुजाहिरों का इशारा दिया है। कॉलम में रऊफ हसन ने लिखा है कि अब ये नहीं कि लोग सिर्फ नताइज कबूल करने से गुरेजा हैं, वो गुस्से में हैं और अपना मैंडेट वापस लेने की जिद्दोजहद के लिए कमर बस्ता हैं ताकि उन्हें इख्तिदार सौंप सकें जिन्हें उन्होंने वोट दिए थे। इसमें मुमकिन तशद्दुद की नौबत भी आ सकती है। रऊफ हसन साहब इसी कॉलम में मजीद लिखते हैं कि इस मरहले पर इस सूरत हाल को टालना मुमकिन है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ और मौक़िफ़ में मजीद सख्ती आने के बाद उससे निमटना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ नाज़रीन कई सवालात उठते हैं। क्या रऊफ हसन अवाम को पुरतशद्दुद मुजाहिरों के लिए उकसा रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ फिर से इदारों को धमका रही है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तहरीक इंसाफ में जम होने की बातें भी शुरू हो गई हैं। क्या साहबजादा हामिद रजा इसके लिए तैयार है? IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज से अब तहरीक इंसाफ लाताल्लुकी जाहिर करना चाहती है, लेकिन इस तरह के इक़दामात PTI और दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमने मदऊ किया है। साहबजादा हामिद रजा साहब चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। सबसे पहले तो ये सब फरमाइए सर, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमात इस्लामी, PTI, पार्लियामेंटेरियंस, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इन तमाम से राब्ते हो रहे थे। इनमें से फिर दो जमातों से तकरीबन मामलात फाइनलाइज होने तक पहुंच गए, लेकिन जब ऐलान हुआ तो पता चला कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ आपके साथ नहीं हुई, बल्कि MWM के राजा नासिर अब्बास साहब, उनके साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये सब कुछ कैसे तय हुआ सर? आपसे राब्ता किसने किया, कब राब्ता हुआ, किन शराइत पर ये मामलात फाइनलाइज हुए थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़िया कर दूं जी कि मेरी जो कमिटमेंट है विद खान साहब और जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो अमानत है इमरान खान साहब की, और वो जब जिस तरह जिस वक्त चाहेंगे ये अमानत उसी तरीके से इंशाल्लाह उनके पास वापस जाएगी।
इसके दो मरहले हैं जो आपका सवाल था। पहला मरहला है इंतखाबात से पहले का और दूसरा मरहला है इंतखाबात के बाद का। जहाँ तक इंतखाबात से पहले मरहले की बात है तो एक चीज़ को बहुत पब्लिसाइज़ किया गया और ये कहा गया कि शायद शहरानी ग्रुप के साथ मुज़ाकरात फ़ाइनल हो गए थे। मैं ये वाज़ा कर दूं कि शहरानी ग्रुप के साथ, MWM के साथ और SIC के साथ इलेक्शन से पहले मुज़ाकरात हुए। और मुज़ाकरात क्या, ज़ाहिर है मैं तो उस वक्त रोपोश था, मैं तो टेलीफोनिकली ही बात कर सकता था, मेरी फ़िज़िकल प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन MWM और SIC इन दोनों ने अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान किया। हमारी कोई डिमांड नहीं थी, कोई सीट्स की, कोई सेनेट की, किसी चीज़ की भी। शहरानी साहब के शायद कुछ मुतालबात थे उनकी पार्टी की, और मेरा ख्याल है कि वो जो साथी उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे वो उसके हवाला से बेहतर बता सकते हैं, मेरे इल्म में हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अमानत है और वो उनके लिए ही बताना मुनासिब होगा। फ़ाइनल ये हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट किया जाएगा और लास्ट मिनट में फिर उसके बाद बल्लेबाज साहब का फ़ैसला हो गया। बल्लेबाज साहब जो हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, ज़ाहिर है उन अनसीन फोर्सेस का या जिसका भी, और हम एक नए बहरान में मुब्तला हो गए। अब उसके बाद दूसरा फेज़ आता है इलेक्शन के बाद का। इसमें मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मैं चूँकि चेयरमैन था, हमारा पंजाब में ये डिसीज़न था कि MWM और SIC दोनों बल्ले के निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान वापस लिया तो भी 2 घंटे बाकी थे। मैंने RO साहब को और मेरे 21 MPs ने RO साहब को अपने टिकट अपनी जमात के SIC के भिजवाए घोड़े के इंतखाबी निशान पर, लेकिन ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दोज टिकट्स जी। और उसके बाद रात 12 बजे मेरा स्टेटस ही इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और इंडिपेंडेंट करने के बाद भी मुझे 12 बजे शटल कॉक अलॉट की गई और 3 बजे के करीब 2 से 3 बजे के दरमियान मेरा वो निशान भी चेंज कर दिया गया और मुझे मीनार का निशान अलॉट कर दिया गया। मेरे के ऊपर को खुसूसी मेहरबानी थी और खुसूसी शफकत थी और मैं को खुसूसी टारगेट था इस हवाला से। तो ये जो बात की जाती है कि जी इलेक्शन लड़ा नहीं या ये नहीं किया, मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। खुसूसी मेहरबानी की इसकी वजह इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना, गुज़श्ता 2 साल से मेरी रुपोशी, मेरे ख़ानदान की विक्टिमाइजेशन, मेरी हमशीरा का पर्चों में नामज़द किया जाना, मेरे भाइयों का, मेरी पार्टी के 180 अफराद का सिर्फ एक सबब था कि मैं इमरान खान साहब का साथ छोड़ दूं, जो मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमने इलेक्शन के टेस्ट करना था, मैंने कहा चले इंडिपेंडेंट भी आते हैं तो आते रहे। आप PTI के साथ खड़े हुए थे, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे, इस वजह से आपको अपनी शान पर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, इस वजह से आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े सर। जी बिल्कुल, और जिस आज़ाद हसीद में मुझे शटल कॉक अलॉट की गई, मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। मैं उसके खिलाफ जो हमारे DRO थे उनके पास भी गया अपील के अंदर, मैं उसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर भी गया, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिला। मैं अपना दर्द और गम किसको सुनाऊं? इलेक्शन कमीशन तो खैर हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, उसकी तो अपनी ही एक ज़हनी कैफियत है और वो उसके मुताबिक फैसले कर रहा है मेलाफाइड इंटेंशन के साथ। बहरहाल अब तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत के अंदर जीत गए। मैं तो फैसलाबाद अपने हलके में था, चूँकि मेरे रिजल्ट के ऊपर बड़े कम्प्लिकेशंस थी और मुझे बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन जाके मेरा रिजल्ट मिला, वगरना शायद मेरा भी हाल वो 45-47 वाला ही होता है उस खुसूसी नज़र करम की वजह से। लेकिन बहरहाल मुझे एक कॉल रिसीव होती है कि जी आई हैव टू कम बैक टू इस्लामाबाद, क्योंकि 72 आवर्स में ज्वाइनिंग देनी है कैंडिडेट्स ने किसी पार्टी के अंदर, तो उसका डिसीज़न होना है। उस मौके के ऊपर सिर्फ 2 पार्टीज़ कंसिडर हो रही थी, एक MWM और दूसरी SIC। अच्छा, मैं जो साथी ये एतराज़ करते हैं या जिन्होंने ये नुक्ता नज़र उठाया कि ये कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई या ये हो गया, मैं आपको 2 चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ ये मुज़ाकरात स्टार्ट हुए। 2 मरतबा MWM के ऑफिस में, 1 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के अंदर मैं मौजूद था, राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे, SIC के सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे, मजलिस के सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे, वहाँ पर उमर अयूब साहब थे, वहाँ पर गौहर खान साहब थे, वहाँ पर असद कैसर साहब थे, वहाँ पर रऊफ़ हसन साहब थे। तमाम चीज़ें डिस्कस हुई। हमारा एक बड़ा पुराना अलायंस है MWM के साथ फॉर द लास्ट 20 ईयर्स और सो। तो मैंने ये कहा कि आप ऐसे करें कि MWM के अंदर ज्वाइनिंग कर लें, आई हैव नो इश्यूज़, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, यू हैव कॉल्ड मी टू इस्लामाबाद, आपको ज़रूरत है एक अम्ब्रेला की। राजा साहब ने यह कहा कि आप MWM ने कि आप SAC को ज्वाइन कर लें, यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी हाई थी कि वहाँ पर भी हमारी तरफ से कोई डिमांड्स और कोई चीज़ें नहीं थी।
उसके ऊपर मुशावरत हुई, फिर इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर मुशावरत हुई, और फिर ये हमें बताया गया जी कि आप तमाम लोग SIC ज्वाइन करेंगे। अब इसमें दो इश्यूज हैं, दो जगह पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम था कि चूंकि मुझे लड़ने नहीं दिया गया तो मेरी पार्टी की हैसियत होगी पॉलिटिकल पार्टी की, और MWM का एक कैंडिडेट जीत गया तो उनकी हैसियत होगी पार्लिमानी पार्टी की। तो अब ये कहा गया कि इसके ऊपर देखा जाए कि क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। जब उसे चेक किया गया तो उसमें हमें पता लगा कि 2018 के अंदर KPK के अंदर बाप पार्टी विच वाज नॉट इवन रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम तो ड्यूली रजिस्टर्ड हैं, वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं थी। आज़ाद उम्मीदवार ने जीत के एक दरख्वास्त दी कि जनाब हम इस पार्टी में जाना चाहते हैं तो हमें मखसूस सीट अलॉट की जाए। तो उन्हें न सिर्फ वो मखसूस सीट अलॉट की गई बल्कि रीशेड्यूल करके उन्हें वो सीट अलॉट की गई। तो उसके ऊपर तमाम लोगों का नुक्ता नज़र ये था कि अगर एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी को, नॉन रजिस्टर्ड पार्टी को लिस्ट जमा करवा के मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं तो यहाँ पर हमें पार्लिमानी पार्टी ना होने का जो प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद है हमें यहाँ पर फ़ायदा होगा। दूसरा टेक्निकल पॉइंट जो साथी भूल गए उठाना वो ये था, हमने मखसूस नशिस्तें की लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, वो मैंने भी SIC ने भी जमा नहीं करवाई। फायदा फिर तहरीक इंसाफ को भी होना चाहिए था ना, फिर आपकी जमात में जम होने का या आपके पास आने का क्या फायदा? मैं अर्ज करता हूं, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। दूसरी साइड पे MWM ने भी अपनी मखसूस सीटें जमा नहीं करवाई थी। सो दैट स्ट्रेचर इज सेम। अगर आप ये कहते हैं कि जो साथी कहते हैं कि ये फैसला गलत था, मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर आप MWM ज्वाइन कर लेते हैं तो लिस्ट तो MWM ने भी जमा नहीं करवाई हुई थी। फिर आर्टिकल 51 को देखा गया, उसके अंदर क्लियरली ये चीज़ डिफाइन की गई है कि एनी इंडिपेंडेंट जो कामयाब होता है ही हैज़ द राइट टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 72 आवर्स ऑफ हिज नोटिफिकेशन। वहां पर पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज है। इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये फैसला हुआ कि SIC के अंदर ज्वाइनिंग होगी। हमने बगैर किसी डिमांड, और ये मुश्तरका फैसला था, इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के अंदर हुई। वहां पर MWM की क़यादत मौजूद थी, वहां पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत मौजूद थी, और ऑब्वियसली वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि होस्ट कर रही थी उनकी क़यादत मौजूद थी। तो मैं इसे वहां को दूर कर दूं, लेकिन रिजर्व सीट से ज्यादा जो चीज डिस्कस हुई थी, जो मेन मोटिव था MWM या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का, क्योंकि हमारा ये सवाल था कि हमें इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए सबको, ये हम इनको नहीं रहने देते। उसका जवाब ये आया, और फिर हमारे पास भी सोर्सेज से इतला ये आई कि अगर तमाम कैंडिडेट्स जो 300 प्लस पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका स्ट्रेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो डिफेक्शन क्लॉज के तहत फिर उन्हें फ्लोर क्रॉसिंग से नहीं रोका जा सकेगा। वो कल कलां को 10 से 15 लोग नून लीग को दिए जाएंगे, 20 से 25 लोग पीपल्स पार्टी को, और 10 से 15 IPP को। मैं जरा इसको बहुत आसानी के साथ ना आपसे समझना चाह रही हूँ सर। अब आपने बहुत सारी बातें की हैं, उसमें से कोशिश करूंगी कि जितने सवालात आपसे कर सकूं। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आपने बताया आपसे भी मीटिंग्स हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी हो रही थी, 3 जमातों के साथ बेसिकली डिस्कशंस हो रही थी। मौलाना शेरानी साहब ने अपने दो तीन मुतालबात रख दिए जिसकी वजह से उनके साथ मामला फाइनलाइज नहीं हो पाए, तो बाकी बची 2 जमातें, आप बचे, MWM बची। तो सर ये बीच में फिर बल्लेबाज कहां से आ गई? देखिए इसका फैसला मैं तो उस वक्त रुपोश था जी, और उस वक्त मुझे तकरीबन 9 माह हो चुके हुए थे। मेरे तक तो टेलीफोनिकली पहुंचने के लिए भी कुछ 6 घंटे का मार्जिन चाहिए होता था, चूंकि मैं 4-5 वॉइस के ज़रिए मुझे मैसेज कम्युनिकेट होता था। तो मेरे इल्म में ये नहीं है कि बल्लेबाज का फैसला यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ही किया, और उसके अंदर वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बल्लेबाज साहब जो हैं वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे और स्किप कर जाएंगे। तो मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं कि मेरे इल्म में नहीं है कि बल्लेबाज का फैसला किसने किया और कहां से हुआ जी। सर मौलाना शेरानी साहब ने क्या डिमांड्स रखी थी PTI से? मेरा ख्याल है कि मेरी चूँकि कोर कमेटीज़ डिस्कस होती हैं, वो अमानत होती हैं हम सब के ऊपर जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, और मैं भी चूँकि एक मेंबर हूँ कोर कमेटी का, तो अगर मैं वो कोई चीज़ बताऊँगा तो मेरी साइड से वो बदयांती होगी। डिफरेंट टीम्स तरतीब दी गई थी, शेरानी साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए भी, हमारे साथ MWM के साथ। मेरा ख्याल है कि उस टीम के ही अगर कुछ लोग इस हवाले से वाज़िया करना चाहें, अगर PTI की पॉलिसी है तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा जी। और सर आपके साथ कम्युनिकेट कौन कर रहा था?
मेरे साथ कम्युनिकेट रऊफ़ हसन साहब ने किया जी, गौर खान साहब ने किया, उमर अयूब साहब ने किया, मीटिंग्स में असर कैसर साहब मौजूद रहे, पीटीए की तमाम जो मेन हायरार्की है वो इन तमाम मीटिंग्स में मौजूद रही जी। सही सर, कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से आ रहा है बात में क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी अप्रूवल या आपको अगर रब्ता किया गया तो वो बानी चेयरमैन जो हैं उनकी ख्वाहिश पर या उनकी कमिटमेंट पर आपने अपनी कमिटमेंट दिया, उनकी बात पर आपने अपनी कमिटमेंट दी है। लेकिन सर बैरिस्टर अली जफर साहब जिन्हें खान साहब ने खुद चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया था, बहरहाल उन्होंने इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने खान साहब से मुलाकात की तो खान साहब से जब उन्होंने पूछा आपके साथ इत्तेहाद का तो खान साहब इस बात से लाइल्म थे। शेर अफजल साहब वो कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि ये नादीदा कुव्वतों की हिदायत के ऊपर इत्तेहाद हुआ है आपके साथ। अच्छा, शेर अफजल साहब ने तो कल रात को ये बात कह दी 2 टीवी प्रोग्राम्स में, आप कहती हैं तो मैं क्लिप भिजवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ के बयान किया गया सियाको सबाक से हट के, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो हम एहसानमंद हैं कि जब हमारी पार्टी को एक अम्ब्रेला की ज़रूरत थी और हम बिखरने वाले थे तो उन्होंने अपनी अम्ब्रेला प्रोवाइड की और उन्होंने गैर मशरूत ताउन किया। मेरे पास शेर अफजल साहब का ये बयान भी मौजूद है, मुझे नहीं पता कि मैं दोनों में से किस बयान को लूँ। जहाँ तक अली जफर साहब के बयान का ताल्लुक है, मेरी तरफ से उनका बयान उस वक्त के बाद आया जब आपने अपना ट्वीट किया सर। अब ये मैं नहीं कह सकता, टाइमिंग मैंने चेक नहीं की जी। लेकिन जहाँ तक अली जफर साहब का ताल्लुक है, देखिए आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक ब्लॉक ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ पीपल हैं जो इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर मुलाकात करते हैं। उसके अंदर एक ब्लॉक है फैमिली का, एक ब्लॉक है लॉयर्स का, एक ब्लॉक है पार्टी के पॉलिटिकल जो नुमाइंदगान हैं उनका। जो ब्लॉक है लॉयर्स का, इन तीनों की एट अ टाइम प्रेजेंस बहुत कम होती है जी। मोस्टली फैमिली और लॉयर्स होते हैं तो पॉलिटिकल लोग नहीं होते, लॉयर्स और पॉलिटिकल लोग होते हैं तो फैमिली नहीं होती। तो मैं उसमें अली जफर साहब को ये मार्जिन ज़रूर दे सकता हूँ कि हो सकता है, और बहुत सारे फैसलों में ऐसे हुआ भी है, जैसे आज सेनेट के हवाले से हुआ कि हमा वक्त तमाम लॉयर्स मौजूद नहीं होते, तो जिस वक्त खान साहब से ये बात की गई उस वक्त शायद अली जफर साहब वहाँ पर मौजूद ना हो, और जब MWM के हवाले से बात की जा रही थी तो शायद उस वक्त अली जफर साहब मौजूद थे। लेकिन ये मैं आपको बात मुसद्दका तौर पे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि मैंने 1 या 2 सोर्स नहीं, मुझे 5 सोर्सेज की तरफ से कांटेक्ट किया गया था और मुझे 5 सोर्सेज की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया था, जिसके अंदर फैमिली सोर्सेज भी थे, यानी जिनकी प्रेजेंस में ये बात हिदायत के ऊपर तो आपके साथ सारा राब्ता हो रहा है। बिल्कुल ठीक। हामिद साहब, कल आपने एक्स पर लिखा सर कि जो रहनुमा ये बयानात दे रहे हैं वो कहीं और से हिदायत लेकर फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर कहां से आ रही है ये हिदायत और मकसद क्या है इसका? देखें, मैंने जब बात को आगे नहीं बढ़ाया तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो मेन मकसद है वो इमरान खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी बयान की वजह से मामला आगे बढ़ें। अगर मैंने बयान करना होता तो मैं कल ही कर देता। रिजर्वेशन हम सब, मेरे पर भी रिजर्वेशन जिस तरह शेर अफजल साहब के बयान से जाहिर हुआ। अच्छा, हालांकि मैं एक और बात भी वाज़ा कर दूं, मेरे मुखातब शेर अफजल साहब थे ही नहीं। ये पता नहीं, चूंकि उनकी स्टेटमेंट पहले चली हुई थी तो इस वजह से ये समझ लिया गया, मैं उन्हें एड्रेस ही नहीं कर रहा था। और आपने इन रिजर्वेशंस का इजहार जो है वो कोर कमेटी मीटिंग में भी किया है? नहीं, मैंने को, अच्छा ये बात भी मैं आपको वाज़ा कर दूं, जो परसों की कोर कमेटी का इजलास था, मैं उस वक्त कौमी असम्बली की पार्किंग में था, चूंकि सेनेट का वोट था, मैंने वहाँ पर वोट कास्ट करना था। मेरे साथ दूसरी गाड़ी के अंदर 2 लोग और थे जिन्होंने कोर कमेटी का इजलास कौमी असम्बली की पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठ के किया, चूंकि उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होता जब हम जूम लिंक के ऊपर वो मीटिंग अटेंड करते हैं, कॉन्फिडेंशियल होती है। मेरी तरफ से कोई एक सिंगल बात नहीं की गई। आप इस चीज़ की तस्दीक कोर कमेटी के तमाम मेंबरान की तरफ से कर लें कि इवन ये इशू डिस्कस भी नहीं किया गया। मैं गाड़ी से निकल के असेंबली में दाखिल हुआ हूं, मैं वोट कास्ट कर रहा था। असद कैसर साहब ने असद कैसर साहब कह रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान वापस मिल जाता है, जिसे रिट्रीव करने की कोशिशें पीटीआई की तरफ से की जा रही हैं, तो अगर ये हो जाता है तो फिर SIC जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाएगी। आप चेयरमैन हैं इस जमात के, आप राजी हैं इसके लिए? नहीं, देखें, पहले मैं वाज़ह कर दूं कि ये सारी सीटें इमरान खान साहब की अमानत है, जैसे वो कहेंगे वैसे होगा। लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से इस हवाले से अभी तक कतन किसी किस्म की ना को बात की गई है, ना मुशावरत की गई है। दूसरा ये है कि चूंकि हमारी जमात का की जाती है तो आप कह रहे हैं कि अमानत है, तो क्या आपकी पार्टी भी अमानत है? फिर आप जम हो जाएंगे क्या?
अगर आपको कहा जाता है? नहीं, मैं उसके अंदर एक बात दूं, चूंकि पार्टी के अंदर मैं पार्टी के आइन और दस्तूर के मुताबिक पार्टी की शूरा और आमला के फैसलों का पाबंद हूं। तो अगर कोई ऐसी बात मेरे साथ की जाती है तो ये बात मैं शूरा और आमला के सामने रखूंगा और फिर जो वो फैसला करेंगे उससे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह करूंगा। और आपकी जाती राय क्या है सर? देखिए, मेरा अव्वलन तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जिस तरह हमारी छोटी से छोटी बात को पकड़ के उसके ऊपर कानूनी तौर पे हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, इस बात के करने से पहले हमें एक आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन से बड़ी कोसीर हासिल किस्म की राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे खदशात उसके अंदर अभी भी ये हैं कि अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस जम को ही गैर कानूनी करार दे के तो हमारी हैसियत दोबारा इंडिपेंडेंट कर देगा। मेरा अभी तक का एनालिसिस ये है और बहुत सारे दीगर लोगों का एनालिसिस भी ये है, लेकिन अगेन चूंकि ये अभी तक इशू रेज नहीं हुआ तो हमने इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं की। जब इशू रेज होगा तो बात तौर पर मसाइल ना हो तो आपकी जाती ख्वाहिश यही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाए? नहीं, मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश का इज़हार अपनी शूरा और आमला के फैसले के बगैर तो नहीं ना जी कर सकता। बाज़ औक़ात मेरी ज़ाती ख्वाहिश कुछ और होती है लेकिन मेरी शूरा और आमला मुझे फ़ैसला कुछ और सुना देती है। मतलब मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि चूँकि पहले टिकट का फ़ैसला मेरे हक़ में हुआ था कि टिकट मेरा दिया जाएगा, तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि ज्वाइनिंग जो है वो MWM के अंदर हो जाती तमाम लोगों की, ताकि दोनों इत्तेहादी हर लिहाज से खुश रहते। लेकिन वो जब मेरे पे ये कहा गया कि नहीं जी मैं, तो मेरी शूरा और आमला ने उस फैसले की तौसीक कर दी तो मैंने फिर उस फैसले को तस्लीम किया। तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश की इस वक्त कोई हैसियत नहीं है, चूंकि ये पार्टी का इशू। मेरी ज़ाती ख्वाहिश अप्लाई करती है मेरी ज़ात के ऊपर, मैं पार्टी के ऊपर मैं कोई भी फैसला उनकी मर्जी के बगैर नहीं बता सकता। मैंने कोई ब्रेक लेना है। हामिद साहब मुझे बताइए, सेनेट के लिए नाम दिए हैं आपने कोई? नहीं, मेरी पार्टी की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुझे ये कहा गया था एक चंद साथियों की तरफ से कि मैं जब रिजर्व्स की लिस्ट जमा करवाई जा रही थी तो मैं अपनी हमशीरा, चूँकि वो 9 मई के अंदर नॉमिनेट भी की गई हैं, उनका नाम दे दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था कि मेरी ये जो खान साहब के साथ ताउन है ये अनकंडीशनल है और मैं को ऐसा इंप्रेशन भी नहीं देना चाहता जहाँ से ये चीज़ सामने आए कि शायद मैंने को अपना ज़ाती मुफाद या मेरी पार्टी ने ज़ाती मुफाद पूरा किया। तो हमारी SIC की तरफ से सेनेट की कोई डिमांड नहीं है जी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद रजा साथ मौजूद थे, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हुकूमरान जमातें वो इस वक्त क्या कर रही हैं इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से मुझे इस वक्त मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर तालपुर साहब अनदर हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। निहाल साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर माशाल्लाह हुकूमत बन गई, कैबिनेट भी तश्कील पा गई और वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला जैसी अहम पोस्ट के लिए वो नाम सामने आए, वो लोग सामने आए जो पहले वजीर बन गए हैं और उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन हमने पीपल्स पार्टी के दौर में देखी, हमने PTI के दौर में देखी, लेकिन PMLN के दौर में इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं देखी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पाकिस्तान की तारीख से अगर आप देखें और हमें अगर सीखना हो तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं है, उससे पहले भी बारहा ये चीज़ हो चुका है और इस तजुर्बे में हम हमेशा कामयाबी से हमकिनार नहीं हुए। ये तजुर्बा हमें सूदमंद और हमें वारा नहीं खाया। अब वक्त आ गया है कि हम बैठें, जितने भी स्टेक होल्डर है अक्रॉस द बोर्ड, वेदर देयर ही इज़ ए बिजनेसमैन, ही इज़ ए पॉलिटिशियन, ही इज़ फ्रॉम आर्म फोर्सेज और जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, व्हाट हूसोएवर, हम बैठें और बैठ के एक बार डिसाइड करें। नेशनल कॉमन मिनिमम एजेंडा हम बनाएं, उस पे हम बैठ करके डिसाइड करें, जिसको जो काम करना है उसी को करने दें। देखिए, एक बैंकर जो है वो बैंकिंग तो अच्छी कर सकते हैं मगर वो शायद तिजारत अच्छी ना करे। एक ताजिर बहुत अच्छा ताजिर हो सकता है मगर वो बैंकर अच्छा नहीं होगा। एक सिलाई करने वाला शायद बहुत अच्छी कपड़े डिज़ाइन कर सकता है मगर वो खाना नहीं पका सकता है। तो हमें एक बार बैठना पड़ेगा। बहुत हो गया, हम सब एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। इसको जो सफ़र कर रहे हैं हमारे आने वाली नस्लें कर रही हैं, हमारा सिस्टम कर रहा है, लोगों के सामने हम मजाक। आप कह रहे हैं कि ये तजर्बा अच्छा साबित नहीं हुआ तो फिर सर ये तजर्बा दोबारा कर क्यों रहे हैं? देखिए, अब तो ये आप उनसे पूछें जो खिलाड़ीज हैं,
और हमारी एक और बहुत अजीब व गरीब चीज़ है कि हम खुद को ऑफ़र कर देते हैं, डिलीवर कर सके ना कर सके। आप देखें, मगर जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर था 2013 से ऑनवर्ड, अगर आप देखें या 90s का दौर देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ देखें मियाँ साहब के दौर में, आप उस ज़माने में हमारी जो ग्रोथ थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, और 2013 के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और जो हमने GDP को 5.8 पे ले गए, हम एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया और हमने CPEC जैसा अजीम मनसूबा लाया। तो हमने जो तजुर्बा देखा है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छा, और 2/3 मेजोरिटी इसीलिए मियाँ साहब बारहा कहते रहे हैं कि ताकि एक सुई के साथ कौम को आगे लेके जाएं। एक देखिए, एक दिन में कोई प्लान फाइनलाइज नहीं होता, इट टेक्स ईयर्स। आप एक चीज़ इनिशिएट करते हैं, इसको कम से कम उस हुकूमत को 5 से 10 साल दिया जाए, ताकि अगर कोई मंसूबा बनाया जा रहा है, वो बिल्डिंग तामीर होती है, उसके बाद उसके फंक्शन स्टार्ट होते हैं और उसके बाद उससे एक्सपोर्ट होता है या कोई नई डेवलपमेंट शुरू होती है, इसके लिए कम से कम 8 से 10 साल चाहिए, जो इस बार भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान में लिविंग लेजेंड है वो पॉलिटिकल, और उनके पास एक वसी तजुर्बा है। तो मैं ये समझता हूँ आप कह रहे हैं 10 साल जाइए। वैसे मुझे याद पड़ता है पिछले दौर में पिछले जो वजीर आजम थे वो ये बात करते थे 10 साल की, तो आप लोगों ने बड़ा इस पे एतराज किया था और अदम एतमाद भी इनफैक्ट इसीलिए लाई गई थी कि तो पूरा 10 साल का प्लान बना के बैठे हुए। ठीक सर, मुझे इजाजत दीजिए। निहाल साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, मैं आती हूँ तैमूर साहब से जरा एक सवाल ले लूँ। जी, कंप्लीट कर लें। बात सारी ये है कि हुकूमत किसी की भी हो, मगर कॉमन मिनिमम कॉमन नेशनल एजेंडा वही होना चाहिए। अगर एक काम शुरू हुआ है, उसको रोका ना जाए बीच में, उसको अबेंडन ना किया जाए, फिर से उसको इससे कॉस्ट भी बढ़ती है और हम तरक्की के रफ्तार से बहुत पीछे चले जाते हैं। सही। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इंतखाबी नताइज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली रही है टिल डेट, उससे तो ऐसा महसूस होता है, बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो हुकूमत की डोरें हैं वो आप लोगों के हाथ में हैं, और गुज़िश्ता एक हफ्ते में ऐसा साबित भी हुआ है। चेयरमैन इरसा की तैनाती के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दबाव हुआ और फिर उसके बाद मनसूख हो गया। कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस वाले मामले पर आपने हुकूमत को मुतनब्बे किया। अब IMF का जो मुतालबा है NFC अवार्ड में तब्दीली, उसको भी आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। सर, ऐसा कैसे चलेगा फिर? वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया करना साहिबा। अल्लाह का शुक्र है जी, हम बिल्कुल अपने नंबर्स लेके आए हैं और हम नून लीग के साथ खड़े हुए हैं। हमारी पूरी सपोर्ट, दिली सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट उनके साथ है, और नून लीग खुशकिस्मत है कि सदर जरदारी जैसे एक सीनियर सियासतदान उनको एडवाइस भी करता है, उनके साथ शाना भी चलता है। और ये जो छोटी मोटियाँ बातें करी हैं, ये असूल की बातें हैं। अगर आप बात करती हैं चेयरमैन इसरा की, तो फिर ये एक असूल की बात है। जो चेयरमैन इसरा है वो सूबों से आता है और बाय रोटेशन आता है, बारी बारी। अगर सिंध के सूबे से आया तो फिर अगली बार पंजाब के बाद की। जी इरसा, बिल्कुल इरसा की बात कर रहा हूं मैं। तो आई एम थैंकफुल कि ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने समझी, और उन्होंने जैसे समझी और कानूनी नुक्ता देखा तो उन्हें उसी वक्त उस नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। और इसी तरह होना चाहिए। दो हुकूमतें जब एक साथ चलती हैं तो इसी तरह चलती। अगर आप बात करेंगी वो 7 ऑर्डिनेंस की, तो हमने एक जायज़ बात की कि जब आपके पास पार्लियामान का फ्लोर होता है तो पार्लियामेंट में ये चीज़ें कानून कॉन्स्टिट्यूशनली पास होता है और हो सकता है, हमारे पास वो मेजॉरिटी है करने की, और उस पर हमने अपनी आवाज़ उठाई। और ये आवाज़ इसलिए नहीं उठाई कि हम गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर, जब हम खुद गवर्नमेंट के साथ हैं, जब हम खुद वो पार्टी हैं जिसने ये हुकूमत बनाई है, तो हम कभी भी उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने का सोच भी नहीं सकते। तो हमने कानूनी बात की, एक डेमोक्रेटिक बात की, पॉलिटिकल बात की कि भाई ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली कानून बनने चाहिए। पर ये भी उनकी मेहरबानी नून लीग की कि बैक टू द कमेटीज में हम जायजा लेंगे और उसके बाद फिर ये कानून बना के लाएंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। जब भी खड़े होने की बात आएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाना बशाना खड़ी होगी नून लीग के साथ, पर जब असूल की बात आएगी तो हम असूल की बात पे खड़े रहेंगे, जैसे हमेशा खड़े होते रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब भी हमारी बात सही और सच की होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, तो नून लीग भी हमारे साथ उसी तरह से, जिस तरह से अभी चल रही है उसी तरह से चलती रहेगी। चीजें बहुत बेहतरी की तरफ गामजन हैं। आपने देखा है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, या वो जो मैटर करते हैं, या रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, और बहुत से मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया हो, वो बहुत खुश हैं इस नई मिलाप से जिसमें नून लीग
मियाँ साहिबान और प्रेसिडेंट जरदारी इकट्ठा एक साथ खड़े हुए हैं एक छतरी के साथ, तो लोगों ने ये एक एतमाद देखा है, एतमाद पैदा हुआ है फॉरेन पावर्स का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का। और मैं समझता हूं 2 साल में आप देखेंगी कि ये जो हमारा रोड मैप है, पॉलिटिकल रोड मैप, इकोनॉमिक रोड मैप, डेमोक्रेटिक रोड मैप, आप बहुत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपने देखा है किस तरह से डॉलर की रेशो में रुपये ऊपर गया है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अच्छे इकोनॉमिक पॉइंटर्स हैं। बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा? जो कुछ वहां से आ रहा है वहां पे आप लोग एतराज करते हैं और फिर वो सेटिसाइड हो जाता है, तो फिर आगे मामला बढ़ेगा कैसे? इस पर मजीद बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मौजूद मेहमानों में निहाल हाशमी साहब, तैमूर तालपुर साहब साथ मौजूद है। निहाल साहब, आज फैसल वाडा साहब को सपोर्ट किया है पाकिस्तान MK पाकिस्तान ने, तो सर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उन्हें सपोर्ट की जाएगी? आपको वैसे तनकीद बड़ी करते हैं आप पर। नहीं, मुझे अंदेशा है कि उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। वो जिसके तरफ से आए वो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। जो सर वो तो आपको कह रहे हैं कि आप लोग ये सिस्टम ही नहीं चला सकते 2 साल तक के, उसके बाद इन हाउस तब्दीली हो जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक ओवर कर लेगी। उनकी अपनी राय है, उसको मैं सीरियस नहीं लेता हूं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग टेक ऑफ भी करते हैं और लैंड भी कर जाते हैं और फिर दोबारा टेक ऑफ करते हैं और फिर लैंड कर जाते हैं। तो हम एक नज़रिए के साथ होते हैं, वो नज़रिया है पाकिस्तान को आगे लेके जाना पॉलिटिकली। हम कायद आज़म के ख्वाबों के साथ लेके जाना चाहते हैं। जो कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान विल बी द ट्रू लिविंग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो हम उसके साथ चलना चाहते हैं। ये ठीक है, हक है, आप लोग उनके बयान चला देते हैं, वो चला दें। वो नजूमी के तौर पे बोलते हैं। और भी यहाँ पे एक साहब है वसान साहब, वो भी ख्वाब देखते हैं। तो ये भी ख्वाब देख रहे हैं, देखने दीजिए। ख्वाब देखने में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। सही। अच्छा तैमूर साहब, आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे? बड़ी मीटिंग्स भी होती रही हैं और जरदारी साहब की तारीफें वगैरह भी कर रहे हैं। किरण साहिबा, मुझे बता दें कौन प्रेसिडेंट जरदारी की तारीफें नहीं करता? जो तारीफ के लायक है, जिसको अल्लाह ने तारीफ के लायक बनाया, तो उसकी तारीफ करना तो मैं समझता हूँ हम सब पे लाजिम होता है। तो उनमें से, उनके चाहने वालों में से, उनके सैकड़ों चाहने वालों में से एक फैसल वाडा साहब भी हैं। मेरी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात, दुआएं उनके साथ हैं ज़रूर, पर ये सियासी फैसले हैं और इन सियासी फैसलों के लिए उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बात करनी पड़ेगी, जो शायद मुझे उम्मीद है, मुझे शक है कि शायद अभी तक नहीं हुई, क्योंकि अगर हुई होती तो शायद प्रपोजर या सेकेंडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जा सकता था। उनका प्रपोजल या सेकेंडर पीपल्स पार्टी का हो सकता था, जो मैंने देखा नहीं। तो जैसे मैंने कहा, नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, पर अगर उन्हें सपोर्ट चाहिए तो उन्हें ये सपोर्ट प्रेसिडेंट जरदारी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ही दे सकते हैं। और आसफा भुट्टो साहिबा के हवाले से बताइएगा जरा, उनके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब की जो खाली करदा सीट है नवाब शाह वाली, उस पे वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। फैसला हो गया है सर? मैं समझता हूं कि हमारी जो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हैं, उनमें वो करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, काम करने का वो जोश और जज्बा है, और अपने वालिद के साथ जिस तरह से वो शाना बशाना उनके बुरे वक्त में जेलों में, कोर्ट में, केसेस में खड़ी रही, तो ये उनका राइट भी बनता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों की, हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की ये ख्वाहिश है, जो मैं समझता हूँ बहुत जल्द पूरे होने जा रही है। यानी इलेक्शन लड़ रही है। आसफा भुट्टो फॉर्म भरेंगी, अपना नेशनल असेंबली का पेपर्स भरेंगी जाके, मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जरा ये मुझे बताइएगा, निहाल हाशमी साहब नून लीग की हुकूमतों में 2 वजीर खजाना रहे हैं, इसहाक डार साहब, दूसरे मिफ्ता इस्माइल साहब। आपको नहीं लगता सर कि इन 2 शख्सियात की आपसी लड़ाई ने न सिर्फ आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल साहब कोई भी कदम उठाते थे तो इतना प्रेशर उनके ऊपर आता था, कभी कोई ट्वीट आ जाता था, कभी वैसे ही कोई प्रेशर आ जाता था कि फिर उनको अपना फैसला तब्दील करना पड़ जाता था। इसलिए अब ये झंझट ही नहीं है, ना सियासी वजीर होगा, ना उसके ऊपर प्रेशर होगा, ना वो प्रेशराइज होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे अभी मैं वाडा साहब की बात एक करना चाहता था। वाडा साहब को भी अपने जब सियासी लोगों के बारे में राय दें तो एहतियात करें। उन्होंने मरियम बीबी के बारे में जो राय दिया उस पर एहतियात करना चाहिए। मरियम इज़ आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल पर्सनैलिटी एंड शी विल प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट CM ऑफ पाकिस्तान।
अब रह गया इनकी जो बात कर रहे हैं, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब सियासी तजुर्बा नहीं रखते थे। सियासी हुकूमत में आपको अपनी पार्टी की पॉलिटिकल विल के साथ चलना पड़ता है। इसहाक डार साहब जो है पार्टी की पॉलिटिकल विल के साथ चले, और इसहाक डार साहब का दोनों टेन्योर बड़ा क्लासिक था तीनों। बल्कि मैं अगर ये आपको बताता चलूँ कि इसहाक डार साहब ने पहले वजीर ख़जाना थे जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट किया था और उसको अल्लाह हाफिज कह दिया था, टाटा बाय बाय कर दिया था। मगर चूंकि बीच में फिर 2018 के बाद PTI की गवर्नमेंट आई और उसके पास वो तजुर्बा नहीं था और वो बार बार चेंज करती रही अपने वजीर ख़जानों को, तो जो उन्होंने कर्जे लिए वो 75 सालों में लोगों ने नहीं लिए थे, जो उन्होंने 4 सालों में ले लिए। तो उसके वजह से मुल्क हमारा सफ़र करता रहा। और कोई अगर आप अपराइट पॉलिटिकल विल के साथ, विजन के साथ, विजडम के साथ काम करेंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो अपने विल, विजन और विजडम के साथ काम कर रहे थे। वहां आप जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी मर्जी से काम करना चाहिए। तो उन्होंने, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अगर वो ठीक काम कर रहे होते तो प्रेशर को नहीं लेते। इसहाक डार साहब चीजों को समझते थे और समझ के उसको हल करते थे, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि he has proven that he is one of the मजीद successful बात हो सकती है, लेकिन finance वक्त minister of बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। तैमूर साहब लास्ट में सर मुझे ये बता दें, ये वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब कह रहे हैं PIA की निजकारी के हवाले से कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रही है, निजकारी को मजदूर दुश्मन पॉलिसी समझा जाता है, तो सर फिर आप साथ देंगे हुकूमत की इस पॉलिसी का? हम हमेशा निजकारी के खिलाफ रहे हैं और निजकारी के खिलाफ हैं, और हम समझते हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है अगर हमारी नेक नियति से काम किया जाए। अगर हमारे इरादे पक्के हैं, अटल हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। पर अगर ऐसी कोई होगी तो उस पर बैठ के मैं समझता हूं चीजें बेहतर तरीके से हल हो। बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब साथ मौजूद थे, निहाल हाशमी साहब आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।